एनिमल टिश्यू 4 तरीके का होता है, ठीक है। सबसे पहला बॉडी के ऊपर, अब लाइन से सीरियल वाइज बता रहे हैं, बॉडी के ऊपर सबसे पहला वो लगता है, फिर ये पाया जाता है, फिर ये पाया जाता है, और लास्ट में ये रहता है। यही इसका ऑर्डर है, समझ में आया? क्योंकि वो टिश्यू जो है वो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है। वो अगर काम करना बंद कर दिया तो एक तरह से समझो कि लकवा मार देगा। तुम चाहोगे हाथ उठाना, हाथ नहीं उठेगा, तो उसको प्रोटेक्शन का जरूरत है ना भाई। हाँ, तो उसके ऊपर 3 लेयर लगा हुआ है। पहले एक एपिथेलियल, उसके बाद कनेक्टिव और डिफेंस टिश्यू, और उसके बाद मसल, और मतलब मसल भी आया। उसके बाद यानी कि जब हमारे बॉडी में चोट लगेगा तो पहले इसको झेलना होगा, फिर इसको, फिर मसल भी है, और फिर बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ तब वहां तक बात जाती है, ठीक है। और अगर वहां तक बात चली गई तो फिर कहानी बहुत ही दिक्कत वाली है। कितना साल लगेगा ठीक होने में कोई गारंटी नहीं है, और ये भी गारंटी नहीं है कि ठीक भी होगा कि नहीं, ठीक है बात। चलिए, तो पहला टिश्यू जो है बॉडी में वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जितना भी हमारा बॉडी बनके तैयार हो गया अंदर का पार्ट, अब उसके ऊपर कवर लगाना था, ठीक है। जैसे कि मोबाइल बनके तैयार हो गया, अब मोबाइल को पीछे से भी ढकना और आगे से भी ढकना है, तो समझ लो आगे का स्क्रीन गार्ड और पीछे का कवर, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए काम आया ना। और अंदर का चीज बाहर ना निकल के आ जाए, और बाहर का चीज कुछ भी एक्स्ट्रा कचड़ा कचड़ा या वायरस बैक्टीरिया अंदर ना जाए बिना परमिशन के, ठीक है। उसके लिए ये टिश्यू का यूज होता है, ठीक है। तो यानी कि क्या करेगा, इट कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस। जितना भी बॉडी का एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब जो सुने हो ना, एक्सटीरियर पेंट, इंटीरियर पेंट, है। तो एक्सटीरियर मतलब बाहर होता है, इंटीरियर मतलब अंदर होता है। तो ये कवर करता है सारा एक्सटर्नल सरफेस को। ये जितना भी बाहर में सरफेस दिख रहा है सब क्या है? एक्सटर्नल सरफेस है। और साथ में इंटरनल फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी, ये क्या है? जैसे कि मान लो तुम्हारा लीवर बनके तैयार हो गया, अब लीवर को भी तो ऊपर से कोई कवर करने के लिए चाहिए ना, वरना हो सकता है कि इंटेस्टाइन लीवर में घुस जाए। हाँ, इंटेस्टाइन थोड़ा सा टच करे लीवर को तो उसको इन्फेक्ट कर दे, कर सकता है, राइट। और स्टमक के अंदर तो जानते ही हो एसिड रहता है, फिर तो लीवर जल जाएगा। तो हर एक बॉडी पार्ट जो अंदर में, खुद इमेजिन करो कि इधर लीवर है, इधर किडनी है, इधर हार्ट है, इधर लंग्स है, सब एक दूसरे को टच कर रहा है ना, तो इधर उधर हो जाएगा ना सब सामान, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो अंदर में भी उसको ऊपर से रैप करने के लिए कौन आता है? ये एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया? ताकि लीवर का कोई भी सामान बाहर ना आए और बाहर का कोई भी सामान लीवर में ना जाए। इसी तरीके से किडनी का अपना, इंटेस्टाइन का अपना, स्टमक का अपना, लंग्स का अपना, हार्ट का अपना, ठीक है। समझ में आया? यानी कि बाहर का फ्री सरफेस को तो कवर करता ही है, और इंपॉर्टेंट ग्लैंड का बाहर भी रैपिंग में काम आता है। कैसे चॉकलेट में रैपर लगा देते हैं। समझ में आया? यही है एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? अब एपिथेलियल टिश्यू के पास ब्लड वेसल नहीं होता है। ब्लड वेसल किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? क्या जी सही बोल रहा है? हाँ, गलत बोल रहा है? हाँ बताइए क्या होगा, किसी को आता है? हाँ यार, टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो हम बताएंगे। सीधा सीधी बोलो ना यार, कौन सा हम मारते हैं? आता है, आता है, आता है। सुन लो, अब याद रखना, ये सब चीज कोई नहीं बताएगा, ये सब छोटा छोटा सा चीज है। एक बार समझ लो, उसको कॉपी में लिख लो, ये कभी दोबारा तंग नहीं करेगा। अब इधर देखिए, देखिए आपका टंकी से, घर में हर नल से पानी निकलता है। टंकी से मतलब पानी आता है नीचे, और नल से, आप नल खोलते हो तो पानी मिलता है। वो किसके थ्रू आया पानी? पाइप। यानी कि अब हमारे बॉडी में हर तरफ खून जा रहा है, और खून में ही सब कुछ मिला हुआ होता है। हम जो खाना खा रहे हैं उससे जो हमको ताकत का चीज मिला, न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जो भी मिला, वो सबको खून में, क्योंकि भाई इस उंगली को भी चाहिए ताकत, ठीक है। अब खाना तो यहाँ खा रहे हैं, पतला पतला नली है, कैसे जाएगा वहां तक? बड़ा बड़ा खाना जा पाएगा? तो हर चीज को हम खून में मिला के भेज देते हैं, क्योंकि खून पानी है, मतलब खून जो है पानी की तरह बहता है। तो अब पानी मतलब लिक्विड कहीं भी घुस सकता है, छोटे से छोटे जगह में घुस सकता है, इसीलिए हम लोग सब चीज किसमें मिला के भेजते हैं? ब्लड में। अब ब्लड जब जा रहा है तो सबसे लड़ झगड़ के तो नहीं जा रहा होगा, उसका एक प्रॉपर अपना रास्ता होगा ना। हाँ, वरना बहुत कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज मिल जाएगा जो नहीं भी चाहिए होगा, वेस्ट भी होगा, राइट। सपोज यूरिन जो हम लोग पेशाब करते हैं, वो भी, उसका भी कोई एक फिक्स रास्ता नहीं होगा, ब्लड का भी फिक्स रास्ता नहीं होगा, तो कहीं तो जाके मिलेगा ना, फिर कितना गड़बड़ हो जाएगा। तो हर चीज का एक प्रॉपर रास्ता है। तो जो घर में पानी आया, पाइप के थ्रू आया, वैसे ही पूरे बॉडी में जो खून ट्रेवल करता है, खून का भी एक पाइप होगा, उसी को ब्लड वेसल्स बोलते हैं। यानी कि ब्लड वेसल क्या है?
अपना भाषा में लिख लिया करो और डेफिनेशन खुद याद रख लिया करो, समझने में कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा। ब्लड वेसल क्या है? ब्लड का पाइप, सिंपल। उस रास्ते से ब्लड क्या होकर जाता है? गुजरता है। समझ में आ गया ब्लड वेसल्स क्या है? तो इसके पास क्या है? अब ब्लड वेसल्स नहीं है तो थोड़ा देर पहले ही तुमको बोले कि ब्लड वेसल्स ही सारा एनर्जी जाता है। इवन जो सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन है, वो भी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? खून के द्वारा। यानी कि ऑक्सीजन, ताकत, सब कुछ किसके द्वारा? कहां? न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल जो है सब ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाता है हर एक बॉडी के पार्ट्स में। अब इसके पास तो अब माने कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका एक एग्जांपल लिखा है, स्किन लिखा है। कहां गया इसका एग्जाम? स्किन लिखा है। यानी कि ये जो ऊपर पार्ट है स्किन, इसमें ब्लड वेसल्स है? नहीं है। तो इसको कुछ न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो ये जिंदा कैसे है? फिर ये तुमको यंग कैसे दिख रहा है? इतना टाइट कैसे दिख रहा है? इसमें रिंकल्स आया है? हम लोग का अभी एज कम है तो रिंकल्स नहीं है, बूढ़े लोग का रिंकल्स आ जाता है ना। हाँ, तो ये जिंदा कैसे है? ये कहां से ताकत ले रहा है? और अगर ये नहीं है, यहां मान लो कटा, मेरा कटा, ठीक कैसे हो रहा है? रिपेयर कैसे हो रहा है? इसको एनर्जी नहीं मिल रहा है तो कैसे हो रहा है? दिमाग लगाओ भाई। कटने के लिए फिर तो हमको अच्छा विटामिन, प्रोटीन सब चाहिए होगा, तब तो हील होगा ना मेरा घाव। हाँ, जो दवाई खा रहे हैं वो काम तो करना चाहिए ना, और खून से वहां तक उस टिश्यू को चाहिए होगा ना एनर्जी, तब ना वो ठीक होगा। तो कैसे ठीक हो रहा है जब ब्लड वेसल्स नहीं है? तो उसी के नीचे लिखा हुआ है, पढ़ो, दे रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, यानी कि ऊपर वाला जो टिश्यू था वो कौन सा टिश्यू था? एपिथेलियल। उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू के पास बहुत सारा ब्लड वेसल्स का बंडल्स होता है। वो क्या करता है? अपने लिए तो लेता ही है और अपने दोस्त के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेता है और वो भेज देता है, ले भाई तू हम ही से ले ले और जिंदा रहे। बात समझ में आया? इसीलिए कभी तुम देखे होगे कि एकदम स्लाइट भी, हल्का फुल्का भी कटता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि खून नहीं निकलता है, बस कटा हुआ रह जाता है। ऐसे तो कटता है तो जनरली खून निकलता ही है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, सिर्फ ऊपर का कुछ परत कट गया, एकदम स्लाइट वाला, मतलब तुम देखोगे भी नहीं। लेकिन कभी एकदम बहुत, जैसे कि देखो हम दिखा रहे हैं, देखो मेरा अभी ये फिंगर में ये हल्का सा स्किन ऊपर का खिंचा हुआ है, देखो दिख रहा है? ब्लड आ रहा है क्या? जितना भी दबाएंगे ब्लड आएगा क्या? क्योंकि इसके पास ब्लडी वेसल्स नहीं है। अब ये रिपेयर कैसे होगा? जब वो स्किन हट के खुद ब खुद ऑटोमेटिक नया स्किन बन रहा होगा। बात समझ में आया? तो कभी कभी ऐसा कटता है कि खून नहीं निकलता है, वो इस वजह से नहीं निकलता है क्योंकि इसके पास क्या नहीं रहता है? ब्लड वेसल्स नहीं रहता है। अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहा है कैसे क्या काम कर रहा है? ठीक है। अब मेन चीज इसका स्किन, सॉरी एग्जांपल, स्किन एपिथेलियल टिश्यू है। तुम्हारा जितना भी ग्लैंड के ऊपर जो कवरिंग होता है बता दिए, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, समझ में आया ना? अच्छा ऑर्गन, उसके ऊपर जो कवरिंग जो कवरिंग रहता है वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है। और हॉलो ऑर्गन्स, हॉलो का क्या मतलब होता है? वर्ड हॉलो एक इंग्लिश वर्ड है, इसमें साइंस नहीं समझाना। क्या मतलब होता है हॉलो का? हाँ, हॉलो सिलेंडर बोलते हैं, पढ़े हो कभी? हॉलो वर्ड का मतलब ही नहीं जाने आज तक। वाह, ये बोतल अंदर से क्या है? इसी को बोलते हैं हॉलो। टनल समझते हो? टनल बाहर से ऐसे करके ऐसे बना रहता है लेकिन अंदर में कुछ भरा रहता है, उसी को बोलते हैं हॉलो। और हमारे बॉडी में ऐसा बहुत सारा ऑर्गन है जो हॉलो है। तुम्हारा मुंह, तुम्हारा ये विंड पाइप, अगर ये भरा रहता तो खाना अंदर घुस पाता? हवा घुस पाता? मुंह अगर भरा हुआ रहता, अंदर से पूरा ऐसे ब्लॉक रहता, तो क्या डालता? जगह चाहिए ना जाने के लिए। समझ में आया? तो ये जो हॉलो ऑर्गन्स होता है, जो एक हॉलो पाइप कैसा होता है जी? वही हॉलो पाइप, जगह रहेगा बीच में तब ना पानी या खून जो भी हो दौड़ेगा। तो हॉलो ऑर्गन्स में क्या है? विंड पाइप, फूड पाइप, ट्रैकिया, ब्रोंकी, जो लंग्स के पास ये वाला एक हड्डी गया है तो ऑक्सीजन जाएगा ना उसमें यार, तो उसके लिए ये सब जो पाइप है सब किससे बना हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू से। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो अब पढ़ते हैं कनेक्टिव और डिफेंस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू सबसे ऊपर एपिथेलियल टिश्यू, इधर कनेक्टिव टिश्यू और नीचे मस्कुलर टिश्यू। तो ये वाला हुआ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऊपर और नीचे वाले टिश्यू को जोड़ के रखता है। ऐसा समझो कि इस पे गोंद लगा हुआ है हर तरफ से, और इस पे ऐसे बैठ गया तो चिपक गया, ना इसको ऊपर उखड़ने देता है ना इसको नीचे गिरने देता है। बात समझ में आया?
यानी कि कनेक्टिव, इसका नाम से ही पता चल रहा है कनेक्शन, कनेक्ट करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है कनेक्ट और बाइंड, बाइंड का भी मतलब होता है बांधना। बुक बाइंडिंग कराए हो ना, तो बुक बाइंडिंग में क्या होता है, साइड का जो कोना कोना पार्ट होता है ये बुक का, उसको ऐसे रस्सी से धागा से ऐसे ऐसे सिल देता है, तो उसी को बोलते हैं बुक बाइंडिंग। तो समझ में आया कनेक्टिव और बाइंडिंग टिश्यू क्यों, मतलब इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बांधे रखता है, पकड़े रखता है गम की तरह। क्लियर है, दोनों को नहीं छोड़ता, ऊपर वाले लेयर को भी और नीचे वाले भी टिश्यू के लेयर को, इसीलिए इसका नाम ऐसा है। अच्छा, उसके अलावा ये क्या करता है भाई, उसके अलावा ये करता है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक हार्ड स्ट्रक्चर देता है कि भाई यहाँ पे फिंगर्स है तो फिंगर का ऐसा ऐसा शेप होगा, ठीक है, ये इसका अलग शेप होगा, हर स्किन का अलग अलग शेप है ना, है ना। तो ये कौन प्रोवाइड करवाता है, ये टिश्यू कराता है, क्योंकि ये टिश्यू का काम है सिर्फ और सिर्फ ढकना। उसके बाद उसमें किस तरह का ढांचा होगा, कहाँ, अब फेस मेरा इस तरीके से बना हुआ है तो इसका ढांचा कैसा रहेगा वो ये डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद ये डिफेंस के काम भी आता है, यानी कि चोट घाट लगने से सबसे ज्यादा, इसीलिए इसका नाम है डिफेंस टिश्यू। यही टिश्यू बचाता है, क्यों बचाता है, क्योंकि ये रिपेयर करता है फैट स्टोरेज। सपोज बॉडी में 1% भी फैट ना रहे तो कितना पतला हो जाएगा आदमी, हो जाएगा। अब अगर चोट लगेगा तो डायरेक्ट हड्डी पे लगेगा, और हड्डी से हड्डी, अब कैसे तुमको हम समझाएं, दो ट्रेन देखे हो, दो ट्रेन के बीच में रबड़ रहता है, क्यों रबड़ लगाता है, अगर लोहा से लोहा डायरेक्ट टकराएगा तब तो खतरनाक झटका लगेगा, लेकिन रबड़ जो रहता है क्या है कि रबड़ थोड़ा दबता है तो टाइम बढ़ा देता है, टाइम बढ़ाता है ना तो फोर्स घट जाता है। 9 क्लास में हो ना, इम्पल्स जानते हो किसको बोलते हैं, इम्पल्स का फॉर्मूला किसको आता है, मोमेंटम किसको बोलते हैं, छोड़ो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है वो बोलो, फोर्स का, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, हाँ एरिया का स्पेस, वो तो हम पूछ ही नहीं रहे हैं, वो तो प्रेशर के साथ रिलेशन है। अरे भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोला है, ये बात पता है कि नहीं पता है, क्या बोला है, फोर्स इक्वल टू, हे भगवान लीला है सब यार, हाँ तो बोलो ना, बोलो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, होता है क्या, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते थे डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टाइम, यही होता है ना एक्सेलरेशन। हाँ तो फोर्स बराबर ये हुआ, अगर वेलोसिटी और मास कांस्टेंट हो गया तो इसका और इसका रिलेशन कैसा बन रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। छोड़ो, इससे एग्जांपल बताओ, अगर वेलोसिटी तेज रहेगा दो गाड़ी के बीच में तो टक्कर कैसा होगा, फोर्स कैसा लगेगा, तबाही कैसा मचेगा, ज्यादा कि कम। तो ये इसके साथ रिलेशन कैसा बनाया, डायरेक्टली कि इनवर्सली, डायरेक्टली बनाया ना, तो ये जब ऊपर है तो इसके साथ डायरेक्टली बना रहा है, ये नीचे है तो क्या बनाएगा, यानी कि टाइम जितना ज्यादा लगेगा उतना फोर्स क्या लगेगा, कम। अब सुनो कैसे इसका लाइव एग्जांपल, इसको ऐसे इमेजिन करके स्टडी किया जाता है गधो, ऐसे खाली F इक्वल टू माँ बराबर पढ़ के ये सब कुछ नहीं होता है, उसको स्टडी करोगे ना तो जिंदगी में नहीं भूलोगे ये सब कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या हुआ, सॉकर है, सॉकर है, मान लो सॉकर नहीं रहता, सीट यहां है गाड़ी का और एंड पॉइंट यहां है, सॉकर नहीं है, धप से लगता, धक्का लगता, कस के यहाँ पे इंपैक्ट पड़ता। अब सॉकर इतना बड़ा लगाया है, जब झटका लगा तो सॉकर ऐसे दबा तो टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ज्यादा टाइम लगा यहां तक पहुंचने में, तो टाइम बढ़ा तो फोर्स क्या हो गया, तो सॉकर लगने से टाइम बढ़ाया तो तुमको आराम फील हुआ, इसी वजह से तो किया गया, इसी वजह से तो स्टडी करके फिर गाड़ी में सॉकर बैठाया गया। अगर सॉकर नहीं लगाते तो तुरंत झटका लगता, यानी कि टाइम एकदम ना के बराबर, तो फोर्स कैसा रहता, टाइम एकदम छोटा हो गया तो फोर्स कैसा रहता, बहुत ज्यादा रहता है ना। टाइम अगर कम लग रहा है, मतलब कि हम तुमको ऐसे समझो, हम जैसे कि इसको तुरंत मारे, बहुत दूर फेंकाएगा, अब इसको बहुत टाइम लगा के मार रहे हैं तो मेरा स्पीड स्लो हुआ ना जी, तो फोर्स कैसा लगेगा, तो फोर्स का टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही यहाँ पे अब देखो, फिजिक्स ऐसा चीज है ना जो हर जगह कहीं ना कहीं काम आता है। तो पॉइंट मेरा ये है कि अब अगर हड्डी हड्डी डायरेक्ट लड़ेगा, बीच में कुछ चीज नहीं रहेगा, सॉकर जैसा जो मसल होता है ना, सॉकर का काम करता है, समझ में आया, तो डायरेक्ट हड्डी पे इंपैक्ट पड़ेगा और छोटा सा छोटा चीज पे बहुत ज्यादा बड़ा इंजुरी
हो सकता है, तो इसीलिए डिफेंस टिश्यू की भी तरह काम करता है। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या क्या है, बोन भी है, ब्लड भी है, कार्टिलेज भी है, लिगामेंट भी है। अब इसमें से किन लोगों को लिगामेंट का नहीं पता है? लिगामेंट किसको बोलते हैं? तो लिखो लिगामेंट उधर कनेक्ट करके, लिगामेंट लिखो, लिगामेंट लिखो और एरो दो जल्दी। A bone which connect two bones, a bone which connect two bones is called ligament. देखो, मान लो ये दो हड्डी है, ये पहला हड्डी है, दूसरा हड्डी है, बीच में एक छोटा सा हड्डी होगा जो दोनों बोन को कनेक्ट किया गया, इसी को क्या बोलेंगे? लिगामेंट। अब टेंडन के बारे में लिखो, टेंडन लिखो, TNDON, टेंडन को लिखो, अ मसल विच कनेक्ट टू बोन, यानी कि दो बोन के बीच में जो मसल होता है, जो दो हड्डी को जोड़ता है, उस मसल को क्या बोलते हैं? टेंडन। और अगर उसके जगह पे हड्डी रहता तो क्या बोलते हैं? लिगामेंट। बात समझ में आया? अब कार्टिलेज के बारे में पता है कि लिखवाना है? वो भी लिखो, कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट बोन। कार्टिलेज कैसा बोन है? अब सुनो, हमारा जो इधर देखो, लिख लिए, हमारा देखो जो रीढ़ का हड्डी है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, बना हुआ है। तो ये वाला जो हड्डी है ये हार्ड वाला है, और इसके बीच में ना कार्टिलेज भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कार्टिलेज। पतला सा बांस देखे हो क्या, जो चरवाहा लोग रखता है, वो उसको मोड़ोगे तो क्या वो मुड़ता है? हाँ, मुड़ता है। वो नहीं देखे हो कभी? वो मुड़ता है। सुनिए, अच्छा, वो वाला एक स्पोर्ट्स देखे हो जो ऐसे भाला ले जाकर के ऐसे चढ़ता, पोल के उस पार जंप करता है, वो वाला स्पोर्ट्स देखे हो? तो उसका जो वो जो पोल रहता है, जो क्या रड लेके दौड़ता है, वो ऐसे घूमता भी है ना, फिर ऊपर जाता है ना वो, तो वो स्ट्रांग भी होता है लेकिन इलास्टिसिटी भी होता है। तो कार्टिलेज उसी तरीके का बोन है। अब रीढ़ का हड्डी में यहाँ बीच में घुसा रहता है, अगर ये ना घुसा रहे, तुम सोचो कि सिर्फ इस तरह का हड्डी रहेगा, तो इसको बीच से अगर हम घुमाना चाहेंगे तो इस हड्डी का क्या होगा? टूटेगा। तो कमर का ही नहीं टूटता है, क्योंकि कार्टिलेज है। गर्दन ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है? अगर एकदम ऐसा वाला हड्डी यहां फिट होता, हल्का सा ऊपर कड़क टूट जाता। तो ये यहां पे और रीढ़ का हड्डी में कौन सा बोन बैठा हुआ है? कार्टिलेज बैठा हुआ है, जिसके मदद से हम पीछे और आगे हो पाते हैं। ये कान तुम्हारा क्या है? हड्डी है ना, इसमें मोड़ रहे हैं ना, टूट रहा है क्या? ये किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से। अब समझ में आया? अब कार्टिलेज का एग्जांपल लिख लो, ईयर बोन, इन स्पाइनल कॉर्ड, और ये सब भूला मत करो, ये सब बेसिक चीज है। ऐसे ऐसे करके लिखोगे ना तो भूलोगे नहीं कभी। अपना भाषा में लिखो, डेफिनेशन थोड़ी याद करना है, कार्टिलेज इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट बोन, ये वो, बस एग्जाम्पल लिख लो और अपना भाषा में लिख लो। एक लचीला बोन होता है जो मूवमेंट करने में मदद करता है, बस बात खत्म। समझने से मतलब रखो। हो गया? बात समझ में आ गया? अब चलो, इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट डाटा लिखो, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी या लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दोनों लिखो। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑब्लिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑब्लिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज स्किन, यानी कि पूरे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन या सबसे बड़ा क्या है? कौन सा ग्लैंड है या कौन सा ऑर्गन है? स्किन है। बात याद रहना चाहिए, ठीक है? अब और एक उसके नीचे एक पॉइंट लिखो, ब्लड इज द ओनली टिश्यू, ब्लड इज द ओनली टिश्यू विच इज इन लिक्विड फॉर्म। फर्क पता चला? यानी कि खून एक लौता एक ऐसा टिश्यू है जो पानी मतलब लिक्विड फॉर्म में है, बाद बाकी सब कैसा फॉर्म में है? सॉलिड। समझ में आया बात? क्लियर है? यहां तक क्लियर? अब लिख लेना नीचे। अब टिश्यू की बात हो रही है तो टोटल मसल इन बॉडी 639 होता है। हड्डी के बारे में पता है ना?
206 और बच्चों में 300 होता है और बड़ों में 206 होता है और टोटल मसल बॉडी में होता है 639। यानी कि पूरा बॉडी इतने सारे मसल से बना हुआ है। सेम कैसे होगा बच्चा में भाई? क्या मसल? बच्चा में मसल कम रहेगा ना, माने बच्चा पैदा ही लिया एकदम अर्नोल्ड जैसा, जॉन अब्राहम जैसा, तो फिर टोटल मसल 639। उसका कोई ये नहीं है, अलग अलग होगा। उन लोग में एक्चुअली मसल होता ही कहाँ है यार, छोटा सा तो होता है, तो कैसे गिनेगा बेचारा लोग। चलो यहां तक कंप्लीट। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर मतलब मसल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो अपने ओरिजिनल पोजीशन से सिकुड़ सके, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है। तो अब इसमें दो तरीके का मेन है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। कार्डियक मैंने हार्ट ही समझना, बस बात खत्म, ठीक है। तो जो एक होता है अनस्ट्रिप्ड और एक स्ट्रिप्ड होता है। अनस्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का मतलब होता है, सुनो, स्ट्रिप्ड शर्ट। जैसे ये मेरा टी शर्ट स्ट्रिप्ड है, कैसे स्ट्रिप्ड है? इसमें लाइनिंग है ये वाला, ये पूरा प्लेन रहता तो प्लेन रहता, तो इसको कैसा टी शर्ट बोलते हैं? स्ट्रिप्ड। तो जो स्ट्रिप्ड है उसमें ऐसे ऐसा होगा और जो अनस्ट्रिप्ड है उसमें नहीं होगा, वो प्लेन होगा। बात समझ में आ गया? तो स्ट्रिप्ड और अनस्ट्रिप्ड का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इनवॉलंटरी और वॉलंटरी। इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होता है जिसको हम अपना मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम चाहेंगे ए दिल रुक जा, अभी मत धड़क, रुक जा 10 मिनट, तो रुक जाएगा क्या दिल? वो रुक गया तो फिर हम ही रुक जाएंगे। समझ में आया? तो कुछ बॉडी में ऐसा बॉडी पार्ट्स है जो हम लोग का मर्जी से कंट्रोल नहीं होता है, जैसे हार्ट हो गया, ठीक है। अब जिस किडनी जो है यूरिन भेजता होगा पेशाब के रास्ते से, तो वो वाला नली अपने हिसाब से काम कर रहा है। तुम ऐसा थोड़ी है बोलेगा कि ये तो अभी तुम ये वाला नल बंद हो जाओ, ऐसे थोड़ी काम करेगा। कुछ बॉडी पार्ट्स खुद के हिसाब से चलता है, हम लोग उसको चाह के भी रोक नहीं सकते हैं। तो ये उस तरह का होता है। इनवॉलेंट्री मतलब यहां साफ लिखा हुआ है डू नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल, हमारे मर्जी से नहीं होगा। और इसी का उल्टा हो जाएगा भैया, कंट्रोल्ड बाय आवर विल, जिसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। सांस चाहो तो खुद रोक लो, ठीक है। आंख बंद करना है, खोलना है, तेरे ऊपर है, ठीक है। हाथ उठाना है नहीं उठाना है तुम्हारे ऊपर है, तुम कंट्रोल कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल लिख दिए हैं, रेक्टम, यूरेटर, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? मुंह से लेके एनस तक का जो पाइप जाता है, जिसमें स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब जहां से खाना घुस के निकलता है फाइनली, वो पूरा पाइप को एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। वो तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? नहीं है। जिसको मुंह के अंदर कुछ गया तो वो अपने आप लेगा। ऐसा थोड़ी है कि तुम जादू दिखा देगा कि हम खाना भर के यहां लग लिए सर, फिर ऐसे निकाल के फेंक सकते हैं, दिखा पाएगा क्या? तो बस ये सब अपने में नहीं है, उसको बजने दो। अब बात रहा नर्वस और सेंसिटिव टिश्यू। पूरा नर्वस सिस्टम कोई भी जीव जंतु का इसी टिश्यू से बनता है, क्लियर है? और समझ में आया बात? पूरा जो नर्वस सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का इसी टिश्यू से बनता है। और ये टिश्यू इतना इंपॉर्टेंट टिश्यू है क्योंकि ये पूरे बॉडी का वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि वो बॉडी पार्ट जो हमारे हिसाब से नहीं चलता है उसको भी कंट्रोल कौन करता है? ये टिश्यू करता है। समझ में आ गया? यानी कि इसके साथ जरा सा भी छेड़छाड़ मने गेम खत्म। बात समझ में आ गया? अच्छा, ये जो नर्वस टिश्यू है ये दो तरीके के सेल से बना हुआ है। पहला सेल है नर्व सेल और इसको न्यूरॉन सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है न्यूरोग्लिया सेल, ठीक है। और ये जो नर्व सेल और न्यूरॉन सेल है ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, 90 सेंटीमीटर का। क्योंकि भाई नस कितना लंबा फैला हुआ बॉडी में है ना, जैसे यहां से इस स्पाइनल कॉर्ड से जो नस गया होगा पैर को कंट्रोल करने के लिए गया होगा, तो हुआ ना उतना लंबा नस, 90 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलो, ये यहां पे एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू हमारा क्या होता है? समाप्त।